नमस्ते। आज हम ज्योतिष चार्ट का डर दूर कर इसे आसान बनाएंगे। ज्योतिष सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यहाँ मैं आपको कुछ सरल बुनियादी बातें बताऊंगा जिन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। इस यात्रा का आनंद लें। शुरू में यह यात्रा हमेशा रोमांचक होती है। आइए सीधे इसमें उतरते हैं। ग्लिफ्स को याद रखना तब आसान हो जाता है जब हम उन्हें केवल शॉर्टहैंड भाषा के प्रतीकों के रूप में सोचते हैं। यह एक प्रकार का संक्षिप्तीकरण है ताकि जगह बचाई जा सके और पूरे नाम लिखने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। इन्हें याद रखने के लिए वैसे ही लिखकर अभ्यास करें जैसे स्कूली बच्चे वर्णमाला सीखते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि राशि चक्र के लिए केवल 12 ग्लिफ्स और ग्रहों के लिए केवल 10 ग्लिफ्स याद रखने होते हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखें ताकि हम इनके साथ अधिक परिचित हो सकें। सबसे पहले है मेष। इसे ऐसे सोचें जैसे छोटे अक्षर आर को आगे और पीछे की ओर एक साथ रखा गया हो। वृषभ एक वृत्त की तरह है जिसके ऊपर अक्षर सी है। मिथुन रोमन अंक 2 जैसा है। कर्क 2 छक्कों की तरह है जो एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं। सिंह एक गोला है जिसमें एक पूंछ होती है। कन्या अक्षर एम है जिसमें उल्टी पूंछ लगी होती है। तुला एक डैश है जिसके ऊपर एक ब्रैकेट है। वृश्चिक कन्या की तरह अक्षर एम है लेकिन इसकी पूंछ बाहर की ओर जाती है। धनु एक तीर है जिसके बीच में एक डैश है। मकर बड़े अक्षर टी और छोटे अक्षर एन को मिलाकर बना है। कुंभ राशि एक टेढ़ी मेढ़ी बराबर की आकृति है। मीन राशि पाइसिस अक्षर सी को आगे और पीछे से जोड़ने पर बनता है जिसके बीच में एक डैश लगा होता है। डीप प्लैनेट सूर्य केंद्र में एक बिंदु वाला वृत्त। चंद्रमा अर्धवृत्त के समान है। मरकरी बालों वाली एक छड़ी जैसी आकृति है। बुध की तरह शुक्र भी एक छड़ीनुमा आकृति है, बस फर्क इतना है कि इसके बाल नहीं हैं। मंगल ग्रह एक वृत्त है जिसके ऊपर एक तीर का निशान है। बृहस्पति ग्रह संख्या 4 से काफी मिलता जुलता है। शनि एक बड़ा अक्षर टी है जिसमें एक छोटा अक्षर एन मिला हुआ है। अरुण यूरानस एक बड़ा अक्षर एच है जिसमें डैश के नीचे गर्दन और सिर लटक रहा है। नेपच्यून एक त्रिशूल जैसा है। प्लूटो अक्षर पी जैसा है जिसमें नीचे एक पैर है। राशियों के लिए अगला समूह क्वाड्रुप्लिसिटी कहलाता है। इनकी संख्या 3 है। कार्डिनल मेष कर्क तुला और मकर। कार्डिनल राशियां चीजों की शुरुआत से जुड़ी होती हैं। वे किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वासी और क्रियाशील समूह हो सकते हैं। हालांकि वे कई बार बहुत सारी चीजें शुरू कर देते हैं जिन्हें आगे किसी और को पूरा करना पड़ता है। स्थिर राशियां हैं वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ। ये राशियां स्थिरता लाने वाली होती हैं। इन लोगों को लचीलापन अपनाने में कठिनाई हो सकती है लेकिन ये राशियां अपने काम को पूरा करती हैं और एक बार मन बना लेने के बाद इन्हें मनाना मुश्किल होता है। ये राशियां बदलाव रोकती हैं। परिवर्ती राशियां मिथुन कन्या धनु मीन लचीली अनुकूलनशील और परिवर्तनशील हैं। इससे इन्हें विविध नजरिया मिलता है। ये लोग लोगों और विचारों को जोड़ सकते हैं। ये दूसरों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। मेष साहसी ऊर्जावान और आत्म केंद्रित। ये ऊर्जा के साथ काम करते हैं। कई बार इसे अधीर माना जाता है क्योंकि यह उत्साह से प्रेरित होता है। दूसरी ओर ये लोग जल्दबाज हावी होने वाले और जल्दी गुस्सा होने वाले भी हो सकते हैं। कर्क पोषक गर्मजोशी से भरे सुरक्षात्मक घरेलू मददगार देशभक्त और सुरक्षा प्रधान। ये अपनी भावनाओं को सुरक्षात्मक और संवेदनशील तरीके से प्रकट करते हैं। दूसरी ओर इन्हें बहुत जल्दी आहत होने वाला आलसी और चिंतनशील भी माना जा सकता है। तुला सहयोगी कूटनीतिक प्रतिस्पर्धी और सामाजिक। ये दूसरों के दृष्टिकोणों में संतुलन बनाता है। एक वायु राशि के रूप में ये लोग अपनी बातों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं जबकि मेष उत्साह के आधार पर कार्य करता है। तुला राशि वाले आमतौर पर भाषा का उपयोग करते हैं ताकि दूसरे आवश्यक कार्य करें। दूसरी ओर वे उदासीन किसी भी कीमत पर शांति चाहने वाले और निर्णयहीन हो सकते हैं। मकर औपचारिक व्यावसायिक पारंपरिक जिम्मेदार परंपरागत और अधिकारपूर्ण। ये जरूरतों और सफलता के आधार पर व्यावहारिक और जमीन से जुड़े तरीके से प्रकट होते हैं। दूसरी ओर वे क्षमाहीन प्रतिष्ठा की चाह रखने वाले और संकोची हो सकते हैं।
वृषभ, आरामदायक, सोच समझकर चलने वाले, स्थिर, स्वामित्व रखने वाले और इंद्रिय सुखों को पसंद करने वाले। स्वयं के उत्पादों को, कभी कभी भौतिक संपत्ति को स्थायी और अटल बनाते हैं। दूसरी ओर वे जिद्दी, धीमे चलने वाले, लालची और भौतिकवादी हो सकते हैं। सिंह, रचनात्मक, मस्ती पसंद, उदार, गर्मजोशी से भरे और गर्वीले, अपनी व्यक्तिगत शक्ति को बनाए रखना चाहता है। ये दूसरों के साथ संबंध बनाए रखते हुए रचनात्मक और चमकदार रहना चाहता है। सूर्य की तरह इसका स्वभाव भी उज्जवल है और यह सबके बीच चमकना चाहता है। दूसरी ओर वे घमंडी, डींग मारने वाले और दिखावटी हो सकते हैं। वृश्चिक, पैनी नजर वाला, वैज्ञानिक, खोजी, तीव्र, बाध्यकारी और शक्तिशाली, दूसरों की गहरी प्रेरणाओं और भावनाओं को जानने की कोशिश करता है। दूसरी ओर वे गुप्तिव, संदेहास्पद और ईर्ष्यालु हो सकते हैं। कुंभ, आविष्कारशील, प्रगतिशील, तार्किक, परोपकारी, अनोखा, भविष्यवादी और वस्तुनिष्ठ, वे मानवता और समूहों से जुड़ी अपनी मान्यताओं को बनाए रखते हैं। दूसरी ओर वे अपने विचारों में बहुत अड़े हुए, सनकी और विद्रोही हो सकते हैं। मिथुन, बहुमुखी, जिज्ञासु, चतुर और तीव्र बुद्धि वाले, संचार, शब्दों और मन से संबंधित। मिथुन अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेंगे और चीजों को स्थायी नहीं बनाना चाहेंगे। दूसरी ओर वे कृतघ्न, बिखरे हुए और निरंतरता की कमी वाले हो सकते हैं। कन्या, व्यवस्थित, स्वच्छ, अध्ययनशील, विवरण प्रधान, परिश्रमी, कुशल, सटीक, आलोचनात्मक, विस्तारवादी और विश्लेषणात्मक। दूसरी ओर वे बहुत आलोचनात्मक, तुच्छ, चुजी और अत्यधिक अनुशासन प्रिय हो सकते हैं। धनु, स्पष्टवादी, उदार, आशावादी, परोपकारी, उत्साही और आदर्शवादी, ज्ञान, आध्यात्मिकता और सत्य की खोज करने वाले। दूसरी ओर वे तर्कशील, अतिशयोक्तिपूर्ण, स्पष्टवादी, अधीर और उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। मीन राशि, दयालु, स्वप्निल, रहस्यमय, सहानुभूतिपूर्ण, कलात्मक, संगीत प्रिय और संवेदनशील, सभी चीजों की एकता में विलीन होकर भावनाओं का अंत लाती है। दूसरी ओर वे अव्यावहारिक, डरपोक, काम टालने वाले और निराशावादी भी हो सकते हैं। ग्रह, आइए इसे आंतरिक, मध्य और बाहरी भागों में परिभाषित करें। आप रूल्ड, एक्सल्टेड, डिट्रीमेंट और फॉल जैसे शब्द सुनेंगे। सिर्फ डिट्रीमेंट शब्द की आवाज से ऐसा भ्रम होता है कि यह बुरा है, जबकि ज्योतिषीय दृष्टि से यह बुरा नहीं है। डिट्रीमेंट का सीधा अर्थ है कि जिस राशि में ग्रह है वहां उसे ताकत पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कभी कभी वह अपने परिवेश में असहज महसूस कर सकता है और चीजों को सही करने के लिए थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है। फॉल भी डिट्रीमेंट की तरह है। इसमें जिस राशि में ग्रह है वह दिखाई नहीं देती, हालांकि यह डिट्रीमेंट की तुलना में कम चुनौतीपूर्ण होता है। एग्जॉल्टेड का अर्थ है कि ग्रह बहुत अच्छे से और सामंजस्य के साथ काम करता है, और रूल का अर्थ है कि वह ग्रह की ऊर्जा के साथ पूरी तरह तालमेल में है। सूर्य, मैं हूं का सिद्धांत आपका अहंकार और आपके अस्तित्व का मूल। यह सिंह राशि द्वारा शासित है, मेष में उच्च है, कुंभ में डिट्रीमेंट है और तुला में फॉल है। घर की स्थिति यह निर्धारित करती है कि आप सबसे अधिक ऊर्जा कहां खर्च करते हैं, आप क्या महत्व देते हैं और आप कहां चमकना चाहते हैं। चंद्रमा, मैं महसूस करता हूं, आपकी भावनात्मक बनावट, आपकी व्यक्तिगत रुचियां, आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं और आदतें। यह कर्क राशि द्वारा शासित है और वृषभ में उच्च है, मकर में डिट्रीमेंट है और वृश्चिक में फॉल है। घर की स्थिति यह दिखाती है कि आप भावनात्मक उतार चढ़ाव कहां अनुभव करते हैं। बुध, मैं सोचता हूं का सिद्धांत आपके अनुभवों और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को संसाधित, एकत्रित और संप्रेषित करने की क्षमता। यह मिथुन और कन्या राशि द्वारा शासित है, कुंभ में उच्च है, धनु और मीन में डिट्रीमेंट है और सिंह में फॉल है। घर की स्थिति यह दर्शाती है कि आप सबसे अच्छा कैसे और कहां संवाद करते हैं। शुक्र, मैं प्रेम करता हूं का सिद्धांत प्रेम, सुख और सुंदरता का ग्रह। यह दर्शाता है कि आप इन स्नेहों को कैसे व्यक्त करते हैं, सुंदरता का आनंद कैसे लेते हैं, आपकी सामाजिक प्रवृत्ति और मूल्यों की समझ कैसी है। यह वृषभ और तुला द्वारा शासित है, मीन में उच्च है, वृश्चिक और मेष में डिट्रीमेंट है और कन्या में फॉल है। घर की स्थिति यह दिखाती है कि आपको क्या करना पसंद है और कभी कभी आप कहां से आय उत्पन्न कर सकते हैं। मंगल,
मैं कार्य करता हूं का सिद्धांत आपकी इच्छा शक्ति, शारीरिक ऊर्जा, कामेच्छा और आत्मविश्वास। यह मेष और वृश्चिक द्वारा शासित है, मकर में उच्च है, तुला और वृषभ दोनों में डिट्रीमेंट है और कर्क में फॉल है। यह स्थिति दिखाती है कि आप सबसे अधिक ऊर्जा कहां खर्च करते हैं, आप खुद को कैसे असर्ट करते हैं और कभी-कभी यह भी कि आप कहां संघर्षों को आकर्षित कर सकते हैं। मध्य ग्रह बृहस्पति, मैं बढ़ता हूं का सिद्धांत। ये विस्तार और आत्म सुधार की इच्छा का ग्रह है, जहां आपको भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह धनु द्वारा शासित है, मीन में उच्च है, मिथुन में डिट्रीमेंट है और कन्या में फॉल है। ग्रह का घर वह क्षेत्र है जहां आप आमतौर पर विस्तार करते हैं या बहुत कुछ करते हैं, और कभी-कभी वही क्षेत्र होता है जहां आप सबसे अधिक भाग्यशाली हो सकते हैं। शनि, मैं प्राप्त करता हूं का सिद्धांत। सीमाएं, प्रतिबंध, सीमा रेखा, वास्तविकता और संरचनाएं, यह कानून है, चाहे सामाजिक हो या कर्मिक, कानून और व्यवस्था। यह मकर और कुंभ द्वारा शासित है, तुला में उच्च है, कर्क में डिट्रीमेंट है और मेष में फॉल है। घर का स्थान यह दर्शाता है कि आप कहां सबसे कम सुरक्षित महसूस करते हैं और अधिक मुआवजा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। बाहरी ग्रह पीढ़ीगत होते हैं। राशियां उन विषयों को दर्शाती हैं जो उस पीढ़ी के लिए उपस्थित होते हैं और उस राशि के चारों ओर के पाठ। अरुण यूरेनस, मैं विकसित होता हूं का सिद्धांत। विकास, संवर्धन और प्रौद्योगिकी, आप अपनी स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और नवाचार को कैसे व्यक्त करते हैं। ये कुंभ द्वारा शासित है, वृश्चिक में उच्च है, सिंह में डिट्रीमेंट है और वृषभ में फॉल है। यहां आप स्वतंत्रता चाहते हैं और अनोखे काम करते हैं। नेपच्यून करुणा और संवेदनशीलता का प्रतीक है। यह राशि दर्शाती है कि आप इन्हें कैसे व्यक्त करते हैं। यह मीन द्वारा शासित और कन्या में नीच का है। स्थान यह दर्शाता है कि आप कहां आदर्श की तलाश कर सकते हैं और दूसरों को धोखा देने या धोखा खाने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्लूटो, इच्छा और शक्ति के मुद्दों का क्षेत्र, यह वृश्चिक द्वारा शासित है, वृषभ में डिट्रीमेंट है, फॉल और उच्च स्थिति निर्धारित नहीं की गई है। आप अपनी गहरी इच्छाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। यह स्थान इच्छाओं का क्षेत्र है और जहां आप नियंत्रण और शक्ति के मुद्दों का अनुभव कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भाव, हाउसेस, सही ज्योतिषीय चार्ट की गणना के लिए समय और स्थान की आवश्यकता होती है। ऐसे कई प्रोग्राम और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। मैं इस पर आगे चलकर एक सावधानी की बात करूंगा। ज्योतिष में भाव, हाउसेस, जीवन के वे क्षेत्र हैं जहां घटनाएं घटित होती हैं। भाव उस आकाश का प्रतीक है जो आपके जन्म के समय था। इक्लिप्टिक वह मार्ग है जिससे ग्रह आकाश में चलते हैं। भाव चार्ट में एक संरचना बनाते हैं। चार्ट का पूर्वी भाग एसेंडेंट कहलाता है, जिसे राइजिंग साइन या प्रथम भाव भी कहा जाता है। ये चार्ट की शुरुआत है और भाव, हाउसेस, प्रथम भाव यानी एसेंडेंट से उल्टी दिशा में शुरू होकर 12वें भाव तक जाते हैं। भाव, हाउसेस, सही ज्योतिषीय चार्ट की गणना के लिए समय और स्थान की आवश्यकता होती है। ऐसे कई प्रोग्राम और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। मैं इस पर आगे चलकर एक सावधानी की बात करूंगा। ज्योतिष में भाव, हाउसेस, जीवन के वे क्षेत्र हैं जहां घटनाएं घटित होती हैं। भाव उस आकाश का प्रतीक है जो आपके जन्म के समय था। इक्लिप्टिक वह मार्ग है जिससे ग्रह आकाश में चलते हैं। भाव चार्ट में एक संरचना बनाते हैं। चार्ट का पूर्वी भाग एसेंडेंट कहलाता है, जिसे राइजिंग साइन या प्रथम भाव भी कहा जाता है। यह चार्ट की शुरुआत है और भाव एसेंडेंट यानी प्रथम भाव से उल्टी दिशा में शुरू होकर 12वें भाव तक जाते हैं। चार्ट के सबसे पश्चिमी भाग में 7वां भाव होता है जिसे डिसेंडेंट कहा जाता है। चार्ट का शीर्ष भाग, जिसे मिड हेवन या 10वां भाव भी कहते हैं, एक्लिप्टिक का सबसे ऊंचा हिस्सा है। इसके विपरीत दिशा में आईसी या चौथा भाव होता है जो चार्ट का अदृश्य भाग है क्योंकि यह आकाश में दिखाई नहीं देता। फिर से भाव जीवन के क्षेत्रों को दर्शाते हैं। पहले भाव से शुरू करते हैं जो कि उदय राशि या लग्न होता है। यह वह तरीका है जिससे आप खुद को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरे आपको कैसे देखते हैं।
यह स्व पहचान, रूप रंग और व्यक्तिगत क्रिया को दर्शाता है। दूसरा भाव संपत्ति, संसाधन, कमाई गई धनराशि और आराम। तीसरा भाव संवाद, भाई बहन, आस पड़ोस और सीखना। चौथा भाव घर, परिवार, पालन पोषण, जड़ें, माता पिता में से कोई एक, आमतौर पर जो अधिक पोषण देने वाला होता है। पांचवा भाव प्रियजन, सट्टा, संतान, रोमांस, रचनात्मकता, मनोरंजन और वह प्रेम जो आप दूसरों को देते हैं। छठा भाव कार्य, दिनचर्या, कर्मचारी, पालतू जानवर, सहकर्मी और स्वास्थ्य। सातवां भाव या अवरोही, यह दर्शाता है कि आप दूसरों से क्या चाहते हैं, साझेदारी, प्रतिस्पर्धा, संतुलन और खुले शत्रु। आठवां भाव सेक्स, मृत्यु और कर, दूसरों का धन, साथी का धन, वसीयत, विरासत और वह विरासत जो आप पीछे छोड़ते हैं। नौवां भाव उच्च शिक्षा, यात्रा, धर्म और आदर्श। दसवां भाव करियर, प्रतिष्ठा, अधिकार और विकास, यह आपकी अपेक्षाएं, स्थिति और उद्देश्य प्राप्ति का क्षेत्र है। यह आपके आदर्श माता पिता में से एक का भी प्रतीक है। 11वां भाव मित्र, परिचित, समूह, कारण और प्रगति, यह वह प्रेम है जो आपको प्राप्त होता है। 12वां भाव उच्च आत्मा, अवचेतन मन, बंद स्थान जैसे अस्पताल, जेल और पर्दे के पीछे की जगहें, यह आपकी छुपी हुई ताकत और छुपी हुई प्रतिभा है। वृषभ, शुक्र, दूसरे भाव की समानताएं, संपत्ति, वित्त और सुख सुविधाएं। वृषभ शुक्र दूसरे भाव की समानताएं, संपत्ति, वित्त और सुख सुविधाएं। मिथुन बुध तीसरा भाव, संचार, सीखना और मन। कर्क चंद्रमा और चौथा भाव, घर, परिवार और पोषण। सिंह सूर्य पांचवा भाव, मनोरंजन, रोमांस, बच्चे और रचनात्मकता। कन्या बुध छठा भाव, रोजमर्रा की दिनचर्या, विवरण, स्वास्थ्य और पालतू जानवर। तुला शुक्र सातवां भाव, साझेदारी, प्रेम, संतुलन और अन्य लोग। वृश्चिक प्लूटो आठवां भाव, सेक्स, मृत्यु, परिवर्तन, कर, वसीयत, विरासत, दूसरों का धन और मनोविज्ञान। धनु बृहस्पति नवां भाव, उच्च शिक्षा, यात्रा और दर्शन। मकर शनि 10वां भाव या मिढ़ेवन, प्रतिष्ठा, स्थिति, करियर और अधिकार रखने वाले लोग। कुंभ यूरेनस और 11वां भाव, मित्र, समूह, संगठन और उद्देश्य। मीन नेपच्यून और 12वां भाव, अवचेतन मन, दृष्टि, सपने, गोपनीयता, बंध स्थान और कलात्मक प्रतिभाएं। 6 मुख्य युति एस्पेक्ट्स। किसी कुंडली में युति ग्रहों के बीच संबंध को उनके आपसी अंशों के अंतर के माध्यम से दर्शाती है। युतियों के 2 प्रकार होते हैं, एक मुख्य मेजर और एक गौण माइनर होती है। हम केवल 6 मुख्य युतियों को ही कवर करेंगे, गौण युतियों को नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि 8 युतियों को मुख्य माना जा सकता है, लेकिन मैं 2 अतिरिक्त युतियों को शामिल नहीं करूंगा क्योंकि वे शुरुआती छात्रों के लिए भ्रमित कर सकती हैं। साथ ही इस ट्यूटोरियल की सरलता के लिए मैं इस हिस्से को बहुत ही सरल रखूंगा क्योंकि यह युतियों का परिचय है। बहुत सारी जानकारी है जिसे आगे ले जाना चाहिए, जिसे मैं बाद में समझाऊंगा। संयोजन कंजंक्शन मुख्य शब्द हैं, जोर देना या जुड़ा हुआ, मिश्रित होना। तो अगर बुध नेपच्यून का संयोजन हो तो मन में कल्पनाएं, अंतर्ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा मिश्रित हो सकती है। आम तौर पर संयोजन वे होते हैं जो एक ही राशि चक्र के भीतर होते हैं। इसका ऑर्ब 10 डिग्री तक होता है, चाहे वह बढ़ रहा हो या घट रहा हो। विपरीत ऑपोजिशन मुख्य वाक्यांश है, जागरूकता, आमना सामना, किसी चीज की अधिकता के कारण नुकसान और झूलना। विपरीत स्थिति एक दूसरे से 180 डिग्री पर होती है। वे राशि चक्र में एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इनके संबंध मेष बनाम तुला या वृषभ बनाम वृश्चिक जैसे होते हैं। इसके लिए भी 10 डिग्री का ऑर्ब मान्य है। मुख्य वाक्यांश हैं चुनौती, क्रिया, तनाव और मोड़ के बिंदु। स्क्वायर चौरस स्थिति एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। वे राशियां जो स्क्वायर पहलू में होती हैं आमतौर पर एक ही क्वाड्रुप्लिसिटी में होती हैं, जैसे मेष बनाम कर्क या मेष बनाम मकर या वृषभ बनाम सिंह या वृषभ बनाम कुंभ। ऑर्ब 8 डिग्री है। ट्राइन त्रिकोण मुख्य वाक्यांश हैं प्रवाह, सुदृढ़ीकरण और सामंजस्य। ट्राइन एक दूसरे से 120 डिग्री पर होता है।
वे राशियां जो ट्राइन में होती हैं आमतौर पर एक ही तत्व में होती हैं, जैसे मेष बनाम सिंह, मेष बनाम धनु। वर्ब 8 डिग्री है। क्विनकंस पंचम कोण। ये एक बहुत ही उपेक्षित पहलू है जिसे मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। मुख्य शब्द हैं पुनर्गठन, समायोजन, बलिदान, सेवा और कुछ भी समान नहीं। आमतौर पर यह चिन्ह से 6 या 8 राशियां दूर होता है, जैसे कि सामान्यतः मेष से कन्या या मेष से वृश्चिक। आमतौर पर 2 राशियां होती हैं जो हमेशा किसी अन्य राशि के साथ क्विनकंस बनाती हैं। सामान्य डिग्री एक दूसरे से 150 डिग्री होती है और ऑनर्ब 4 डिग्री है। पहले मैंने उल्लेख किया था कि एक शुरुआती उपकरण के रूप में पहलुओं को संख्यात्मक रूप से देखने के बजाय राशियों के अनुसार देखना इस पहलू को समझने में मदद करेगा। हालांकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यह अधिक महत्वपूर्ण होगा कि आप उन 2 ग्रहों के बीच की संख्यात्मक संबंध को देखें जो राशि से बाहर के पहलू में हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई ग्रह 27 मीन से 4 मेष पर है तो तकनीकी रूप से यह युति कंजंक्शन कहलाएगा, क्योंकि याद रखें हम दोनों दिशाओं में 10 डिग्री का ऑनर्ब मानते हैं। तो अगर हम 27 मीन में 10 डिग्री जोड़ दें तो वह 7 मेष तक पहुंच जाएगा, जो बदले में 4 मेष पर स्थित ग्रह के साथ युति कंजंक्शन बनाता है, या फिर इसका उल्टा भी सही है। अगर हम 4 मेष से 10 घटा दें तो वह 24 मीन हो जाएगा। फिर से ये भी युति कंजंक्शन है। यह सभी अन्य पहलुओं पर भी लागू होता है, इसलिए यह याद रखना समझदारी होगी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस विषय पर और भी जानकारी सीखनी होगी। एक चेतावनी का शब्द। कृपया उन चार्ट से बचें जो आपके लिए पहलुओं एस्पेक्ट्स की गणना कर देते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चार्ट के बीच में इसे देखना कभी कभी भारी पड़ सकता है। मुझे याद है जब मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था तो इसे देखकर मेरा मन करता था कि उस कागज को छुपा दूं। इसके बजाय एक खाली कैनवास लें और खुद ही पहलुओं की गणना करें। फिर जैसे जैसे आप ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे यह चित्र उतना डरावना नहीं लगेगा। चार्ट में सभी ग्रहों को देखें और उनके विभिन्न पहलुओं को लिखें तथा उन कीवर्ड्स को मिलाएं। शुरू में यह प्रक्रिया यांत्रिक लग सकती है, पर आदत होने पर यह सहज लगेगा। याद रखें, यह सिर्फ पहला कदम है। इन पहलुओं के लिए और कीवर्ड्स बनाना ज्यादा जरूरी है। साथ ही यह कोई त्वरित अभ्यास नहीं है। इसमें महारत हासिल करना समय, अवलोकन और अभ्यास की यात्रा है। किसी चार्ट की व्याख्या करने की पहली विधि है चार्ट के 4 घटकों को निकालना: सूर्य, चंद्रमा, लग्न और चार्ट शासक। सबसे पहले आइए केवल सूर्य और चंद्रमा का अन्वेषण करें। यह आत्मा के पुरुष और स्त्री तत्व या यिन और यांग का मूल आधार है। सूर्य बाहरी ध्यान है, पुरुष पक्ष है, जबकि चंद्रमा आपका आंतरिक ध्यान है, यांग पक्ष है, जो कि स्त्री पक्ष है। जब ये दोनों मिलते हैं तो यह आपकी आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व, अनुभव और उन प्रकार की मुलाकातों को दर्शाता है जो इसका इतिहास बनाते हैं। एक बार जब आप सूर्य किस राशि में है, किस भाव में है और उसके पहलुओं को ढूंढ लें तो यही प्रक्रिया चंद्रमा के लिए भी करें। अब आइए लग्न राशि और उस राशि के शासक को देखें। यह इस बात का प्रतीक होगा कि आपका जीवन कैसे आगे बढ़ता है, जो समय के साथ आपके व्यक्तित्व को आकार देगा, और यह आपके सूर्य और चंद्रमा जितना ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि लग्न किस राशि में है और उस राशि के स्वामी ग्रह को ढूंढते हैं। इसे ही कुंडली का शासक ग्रह कहा जाता है। हम यह भी देखेंगे कि कुंडली का शासक ग्रह बाकी कुंडली के साथ कौन कौन से पहलू बनाता है। ये 2 अतिरिक्त जानकारियां आपके स्वभाव और आपके स्वभाव के परिवेश के बारे में और अधिक सटीक विवरण देती हैं। अंत में यह भी महत्वपूर्ण है कि पहले भाव में स्थित ग्रहों को भी ध्यान में रखा जाए, खासकर अगर वे लग्न के साथ युति में हों। एक व्यक्ति जिसके लग्न के साथ शुक्र युति में है और जिसकी कुंडली का शासक शुक्र है, उसकी तुलना में बहुत अंतर होता है उस व्यक्ति से जिसकी वही लग्न राशि है लेकिन वह किसी अन्य भाव या राशि में है।
आप देखेंगे कि यह जानकारी विभिन्न हिस्सों को एक साथ जोड़ने की कला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जिगसॉ पजल को जोड़ना। ग्रहों को देखने, उनके पहलुओं की पहचान करने और इन ग्रहों के शासकों को देखने के लिए एक निश्चित संरचना होना बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। भावपुष्प की व्याख्या। किसी भाव का अर्थ लें और उसे उस राशि के साथ मिलाएं जिसमें वह है, और फिर उस राशि के स्वामी के साथ संबंधित मुख्य शब्दों को मिलाते जाएं। यह मूल रूप से परिभाषा के साथ और अधिक परतें जोड़ना है। तो फिर चार्ट के बाकी हिस्सों का क्या होता है? हाँ, और भी उन्नत व्याख्या तकनीकें हैं जिन्हें किसी अन्य वीडियो में कवर किया जाएगा। फिलहाल मैं एक अंतिम तत्व साझा करना चाहता हूं जिसे मैंने अंत के लिए बचा कर रखा था क्योंकि यह थोड़ा अधिक उन्नत है। ये केवल कुछ ही किताबों में है और यह एक बेहतरीन उपकरण है। तो जब हम एक चार्ट देखते हैं तो हमारे पास ये सभी अन्य स्थान होते हैं। हम इसका क्या करें? पहलुओं का पता लगाने के अलावा हम घर की कक्षा पर स्थित राशि चिह्न को भी असली घर के अर्थ के साथ मिलाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मीन राशि दूसरे घर की कक्षा पर है तो पैसे के मामले में यह रोमांटिक बलिदानी होगी, संसाधनों के मामले में यह आदर्शवादी होगी। तो हमें उस राशि को भी मिलाना होगा जिससे यह आ रही है, यानी लग्न राशि को भी। मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर मीन राशि दूसरे घर की कक्षा पर है तो कुंभ लग्न हो सकता है, और अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति का मुख्य दृष्टिकोण भविष्यवादी होगा जो बड़ी तस्वीर पर ध्यान देता है, और साथ ही वित्त के मामले में बलिदानी, रोमांटिक और आदर्शवादी भी होता है। अगर मीन राशि 10वें घर की कक्षा पर हो और चार्ट में मिथुन लग्न हो तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे करियर में शामिल हो सकता है जो कलात्मक या मनोरंजन से जुड़ा हो और जिसमें बहुत त्याग की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही हम मिथुन राशि के साथ लग्न को भी मिलाते हैं। संभवतः यह संचार से जुड़ा होगा और उस व्यक्ति में बहुत कुशलता होगी। अगर मीन राशि तीसरे घर की कक्षा पर हो तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति अधिक काव्यात्मक, सहज और कलात्मक हो सकता है। आमतौर पर इसका अर्थ मकर लग्न हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि राशि, घर के अर्थ और लग्न तीनों को मिलाकर देखा जाए। आइए इस उदाहरण चार्ट का उपयोग करें। आइए इस चार्ट के 4 हिस्से एक महिला के लिए चुनते हैं। उसकी कुंडली में सूर्य मीन राशि में है, लग्न मेष है, चंद्रमा मेष में है और कुंडली का स्वामी धनु राशि में नवम भाव में स्थित है। सूर्य मीन राशि में होने के कारण वह दयालु, स्वप्निल, संवेदनशील और संभवतः कलात्मक होगी। वह दोस्तों, समूहों, संगठनों और नेटवर्क के बीच चमकना चाहेगी। यह किसी समूह की नेता है, संभवतः किसी संगीत समूह की, क्योंकि सूर्य मीन राशि में 11वें भाव में है। मेष राशि में चंद्रमा और मेष लग्न व्यक्ति को साहसी, ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और अत्यंत प्रेरित बना देंगे। यह क्रिया को स्थापित करने का प्रयास करता है। मंगल धनु राशि में है और यह कुंडली का स्वामी है जो नवम भाव में स्थित है, जिससे व्यक्ति को विस्तारवादी और आशावादी इच्छा शक्ति मिलेगी, जहां ऊर्जा लगातार बढ़ती रहती है। इस कुंडली का मुख्य फोकस दार्शनिक तरीके से क्रिया को स्थापित करना है, जिससे संभवतः प्रसिद्धि या आध्यात्मिकता प्राप्त हो सकती है। यह ऊर्जा नवम भाव में और अधिक लागू होती है। याद रखें, नवम भाव भी धनु राशि का भाव है, इसलिए इसमें एक तरह से दोहरा धनु भावार्थ है क्योंकि राशि भी धनु है और भाव भी धनु का है। धर्म और दर्शन इस व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, साथ ही दूरस्थ स्थान भी। अब आइए शुक्र और चंद्रमा के उदय को देखें। शुक्र के उदय से व्यक्ति में अतिरिक्त आकर्षण, करिश्मा, कलात्मक प्रतिभा और लोकप्रियता आती है। चंद्रमा के उदय से व्यक्ति बहुत सार्वजनिक हो जाता है और दूसरों का समर्थन प्राप्त करता है। आमतौर पर मां व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चंद्रमा और शुक्र का युति होना जीवन में आनंद, सुरक्षा और संरक्षण के साथ साथ जीवन की सुंदर चीजें और कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान आकर्षित करने की क्षमता देता है।
अब मैं इस चार्ट पर घंटों बिता सकता हूं और इसे टुकड़ों में बांट सकता हूं। हालांकि एक संक्षिप्त वीडियो के रूप में मैं आपको ये 3 अंतिम बातें देना चाहता हूं। चार्ट को देखना और यह नोटिस करना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा क्या उभर कर आ रहा है। इस चार्ट में 2 स्टेलियम्स हैं। अब मैंने इस वीडियो में स्टेलियम्स को कवर नहीं किया है, लेकिन मूल रूप से यह 3 या अधिक ग्रहों या बिंदुओं का एक समूह होता है जो किसी विशेष राशि में या एक दूसरे के साथ किसी कोण में होते हैं। इस चार्ट में मेष और मकर में बहुत कुछ है, इसलिए इसमें बहुत सारी कार्डिनल ऊर्जा है जो चीजों की शुरुआत करेगी। इसमें बहुत महत्वाकांक्षा है और सफलता के लिए काफी जगह है। शनि मकर राशि में है, साथ ही शनि मिडहेवन के साथ युति में है और चार्ट के बाकी हिस्सों के साथ अच्छे संबंध में है, जिससे सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस चार्ट में जो एक समस्या है वह है विरोधाभासों की कमी। ये देखना महत्वपूर्ण है कि चार्ट में क्या है और यह भी देखना जरूरी है कि उसमें क्या कमी है। इस चार्ट में कोई विरोधाभास नहीं है। इसका जो समस्या है वह यह है कि मेष राशि में स्टेलियम होने के कारण यह व्यक्ति बहुत आत्मकेंद्रित हो सकता है। मैं और सिर्फ मैं। लेकिन जब चार्ट में कोई विरोधाभास नहीं होता तो दूसरों के आगे झुकने में समस्या हो सकती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का विरोध व्यक्ति के जीवन में नहीं आ रहा होता। लेकिन इसका नुकसान यह है कि जब वे विरोधाभासों को आकर्षित करते हैं तो वे नहीं जानते कि क्या करना है या अपनी बात मनवाने में उन्हें कठिनाई हो सकती है। अब अगर हम इसमें यह भी जोड़ें कि शुक्र अपनी हानिकर स्थिति में है और अक्सर जब शुक्र या कोई भी ग्रह अपनी हानिकर स्थिति में होता है तो वह ग्रह उतना स्पष्ट नहीं होता और उसमें बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। कई बार अगर चीजें बिल्कुल वैसे नहीं होती जैसी वह चाहती है तो अपनी बात मनवाने में उसे समस्या होती है। लेकिन एक सकारात्मक पहलू यह है कि इस कुंडली में शुक्र के साथ सकारात्मक योग है, इसलिए शुक्र का स्पष्ट न होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है और शायद उतना तनावपूर्ण भी नहीं है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली में जिसमें शुक्र के साथ ये योग न हो। आपको बता दूं, यह गायिका रिहाना की कुंडली है जिसमें करियर के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य दिखता है। अंत में चलिए उन रिश्ते से जुड़े विवादों पर नजर डालते हैं जो क्रिस ब्राउन के साथ हुए और जिनका संबंध हमसे जोड़ा जा सकता है। उनकी कुंडली में सप्तम भाव के प्रारंभ बिंदु पर तुला राशि है और सप्तम भाव यह दर्शाता है कि आप दूसरों से क्या चाहते हैं। वह सहयोग, कूटनीति और किसी प्रकार की सामंजस्यता चाहती है। सप्तम भाव में प्लूटो होना शक्ति संघर्ष का संकेत हो सकता है, क्योंकि कुंडली में जहां भी प्लूटो होता है वहां व्यक्ति शक्ति के खेल का अनुभव कर सकता है। अब हमें 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। हमें देखना होगा कि इस कुंडली में शुक्र किन किन ग्रहों के साथ योग बना रहा है। हाँ, शुक्र लग्न के साथ युति करता है और आमतौर पर तकनीकी रूप से कहें तो यह 12वें भाव में है, इसलिए इसमें थोड़ा त्याग भी शामिल है। एक बड़ी समस्या जिसे कई शुरुआती ज्योतिषी नजरअंदाज कर सकते हैं और इसी वजह से मैं जोर देकर कहता हूं कि क्विनकुंक्स एक महत्वपूर्ण योग है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। सप्तम भाव में प्लूटो से चंद्रमा शुक्र लग्न तक का क्विनकुंक्स यह मांग कर सकता है कि सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में समायोजन किए जाएं। यहां हिंसा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। क्विनकुंक्स एक मनोवैज्ञानिक योग भी है, जिसका अर्थ है कि वह ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित कर सकती हैं जिनमें कुछ प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं हों जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से उनकी स्थिति को देखते हुए यह एक समस्या है, क्योंकि वह लगातार पपराजी और प्रशंसकों से घिरी और परेशान हो सकती हैं और अपने लिए समय निकालने तथा अपनी निजी जगह पाने की आवश्यकता एक मुद्दा है। अगला योग जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं वह है प्लूटो द्वारा बुध को बनाया गया वर्ग। याद रखें, यह प्लूटो भी सप्तम भाव में है, इसलिए यह उनकी साझेदारियों को भी प्रभावित करता है। इसलिए अपने साथी के प्रति खुलने या उन पर भरोसा करने में समस्याएं हो सकती हैं और यह दोनों ओर से हो सकता है। साथी जिद्दी भी हो सकता है।
यह फिर से एक समस्या है उस कुंडली के लिए जिसमें मेष राशि में जोरदार प्रभाव है और कोई विरोध नहीं है। और अंत में मिड हेवन पर नेपच्यून शनि के साथ युति में है। यह कला और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए बहुत शक्तिशाली है। रिहाना के पास फेंटी ब्यूटी के नाम से एक विस्तृत कॉस्मेटिक लाइनअप है। नेपच्यून का 10वें और चौथे भाव में चुनौतीपूर्ण प्रभाव हो सकता है, और जब ऐसा होता है तो नेपच्यून से मेष राशि में उसके ग्रहों पर कठिन वर्ग हो सकते हैं। एक और यह अधिक कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा जोड़ता है, लेकिन यह एक ऐसे माता पिता को भी ला सकता है जिसे नशे की समस्या हो। और यही रिहाना के मामले में भी है, जैसा कि उनकी जीवनी में बताया गया है कि उनके पिता को ड्रग्स और शराब की समस्या थी। कुछ अंतिम शब्द और सुझाव। क्योंकि हम कंप्यूटर के युग में रह रहे हैं, ज्यादातर ज्योतिष के छात्र हाथ से चार्ट बनाना नहीं सीखेंगे, और हालांकि मैं इसे कभी भी अनिवार्य मानने की सिफारिश नहीं करूंगा, मैं कह सकता हूं कि हाथ से चार्ट बनाना सीखने से ज्योतिषी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम में इनपुट करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई गलतियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। मैंने लगातार प्रोग्रामों में गलतियां पकड़ी हैं। यह सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चार्ट गलत है तो व्याख्या भी गलत होगी। तो यह भले ही अनिवार्य न हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, अधिक सीखना समझदारी है। साथ ही ज्योतिष का इतिहास और खगोल शास्त्र शुरू में थोड़ा डरावना लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो केवल अपना भविष्य या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी केमिस्ट्री जानना चाहते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। जितना अधिक आप सीखेंगे, आपकी चार्ट व्याख्याओं में उतनी ही गहराई जुड़ती जाएगी। किन चीजों से बचना चाहिए? कृपया चार्ट को अव्यवस्थित न रखें, इसे सरल रखें। ज्योतिष में लगातार इतनी जानकारी है कि उसे पूरी तरह सीखने में एक जीवन लग सकता है। मैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह नहीं देता जिन्हें मैं पॉलिश मटेरियल कहता हूं। पॉलिश मटेरियल मुख्य भोजन के बजाय थाली पर सजावट और गार्निश के समान होते हैं। ये बहुत आसान है कि आप मुख्य जानकारी को अधिक महत्व देने के बजाय विवरणों में उलझ जाएं और भटक जाएं। मेरे विचार में कुछ बेहतरीन और उत्कृष्ट विवरण होते हैं जो केवल सजावट और गार्निश का काम करते हैं, जैसे डेकन्स, द्वाद, क्षुद्र ग्रह, मिड पॉइंट्स, स्थिर तारे, सेबियन प्रतीक और भी बहुत कुछ। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि इन अद्भुत ज्योतिषीय उपकरणों का इस्तेमाल और प्रयोग आपको तब करना चाहिए जब आप ज्योतिष के मूल, मध्यवर्ती और उन्नत विषयों में निश्चित रूप से पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हैं। उन्नत विषयों में कॉन्फ़िगरेशन, चार्ट पैटर्न और पूरे चार्ट व्हील में एक 144 शासक संयोजन शामिल होंगे। मैं सलाह देता हूं कि चार्ट को अव्यवस्थित न रखें और उसे छोटे-छोटे हिस्सों में अध्ययन करें, और फिर और केवल तभी जब आप मूल, उन्नत और मध्यवर्ती विषयों को सीख लें, तब सजावट और गार्निश जोड़ें। ध्यान दें, मैं चाहिए शब्द का प्रयोग नहीं करता। जो आपको पसंद हो वही उपयोग करें, जब तक वह लगातार परिणाम देता है और आपके लिए काम करता है। आशा है इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि पहले क्या और कैसे पढ़ना और प्राथमिकता देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें। किसी भी व्यक्ति के लिए चार्ट देखें। अगर आपके पास जन्म का समय नहीं है, तब भी ग्रहों को देखें। इसी वजह से मुझे व्यक्तिगत रूप से सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं। जब मैं किसी सच्ची कहानी से प्रभावित होता हूं, तो उस व्यक्ति के ग्रहों को देखता हूं। मैं किसी सार्वजनिक व्यक्ति या सीरियल किलर या फिर किसी भी खबर में आए व्यक्ति का चार्ट देखता हूं। अगर इसका मतलब है कि आपको अपने पड़ोसी, किसी अजनबी, सहकर्मी, कर्मचारी, भाई बहन, विक्रेता, यहां तक कि पालतू जानवर का भी चार्ट देखना पड़े, तो इसमें कोई सीमा नहीं है। मैंने यह सामग्री आपके लिए इसलिए लाई है ताकि चार्ट व्हील को देखकर जो डर होता है उसे दूर किया जा सके और आपको ज्योतिष पढ़ने की एक संरचना दी जा सके। ज्योतिष ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया है और यह आपकी जिंदगी में भी लाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। आपकी जिंदगी में कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं? मेरा बॉयफ्रेंड और मैं 1 साल से ज्यादा समय से साथ हैं। क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता शादी तक जाएगा? मेरे पास 2 नौकरी के ऑफर हैं। मुझे सलाह चाहिए कि इनमें से कौन सी नौकरी चुनूं। मैं अकेलेपन से थक चुकी हूँ। क्या मेरे जीवन में जल्द ही प्यार आएगा? तो अगर आपके पास किसी समस्या से जुड़ा कोई सवाल है या आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो हमारे अनुभवी और सटीक ज्योतिषियों से बात करें।
एब्सोल्युटली साइकिक से बात करें। 1-800-498-8777 पर कॉल करें या absolutelypsychic.com पर जाएं। उस ज्योतिषी ने मुझे हैरान कर दिया। जैसे ही मैंने बात की, उन्हें तुरंत पता चल गया कि मैंने हाल ही में घर बदला है। वाह, मैं दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या कहूँ। मुझे कभी इतनी अच्छी रीडिंग नहीं मिली थी। ये वाकई में अद्भुत था। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे उनसे रीडिंग मिली। 1-800-498-8777 पर कॉल करें या absolutelypsychic.com पर जाएं और अपनी खुद की निजी रीडिंग प्राप्त करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। हम आपको हमारे वेबसाइट absolutelypsychic.com पर आमंत्रित करते हैं, जहां आप मुफ्त राशिफल, मुफ्त रीडिंग नाइट्स और बहुत कुछ पा सकते हैं। आपका भविष्य अभी से शुरू होता है। हमारे विश्वसनीय और सटीक ज्योतिषियों को 1-800-498-8777 पर सिर्फ 99 सेंट प्रति मिनट की दर से कॉल करें। फिर से वह नंबर है 1-800-498-8777।